आज हम मौर्यों का राज्य प्रशासन एवं मौर्यों का पतन इस बिंदु पर आज हम मौर्यों का राज्य प्रशासन के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध था। और उसके बाद हम मौर्यों का पतन इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि हमें विदित है कि कोई भी राजा जब अपने राज्य को संभालता है तो उसके ऊपर तमाम कार्य का भार होता है और उसको कार्य करने के लिए वह अकेला तो काम नहीं कर सकता, उसको सहयोग देने के लिए उसका एक मंत्रिमंडल, विभिन्न मंत्री, विभाग और सेना, ये सभी पर अकेले नियंत्रण करना संभव नहीं है। इसीलिए राजा अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त कर देता था, जिससे कि शासन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया और शासन को दो भागों में बांटा, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। और इसके अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था की व्यवस्था की गई, न्याय व्यवस्था और परोपकारिता के कार्य। तो ये अलग अलग विभाग के प्रमुख बनाकर ही शासन को सुचारू रूप से चलाने में एक तरह से सहायता मिलती थी। और ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल के दौरान किया। तो उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध, तो केंद्रीय प्रशासन मतलब राजा के अधीन, और एक होता है प्रांतीय, प्रांतों का शासन। तो केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक से तात्पर्य है राजा का शासन, मतलब ऐसा शासन जहाँ प्रजा की तो भागीदारी नहीं है पर राजा ही शासन कर रहा है, उसी की आज्ञा अंतिम आज्ञा वह एक तरह से सर्वोच्च है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजा में भेद थी। राजा सर्वोच्च शक्तिशाली था। तो राजा पहले ऐसे ही शासन हुआ करते थे कि राजा का बेटा राजा और राजा का जो बेटा बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनेगा। ऐसा हमने रामायण महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। तो राजतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत व्यवस्थापिका यानी सारी शक्तियां जो थी वो राजा के अंदर ही निहित थी और वह किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र था। इसके बाद राजा संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं सम्राट था। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय लेना है तो राजा इसके लिए स्वतंत्र है, उसको कोई आज्ञा नहीं दे सकता। कौटिल्य के अनुसार राजा ऊंचे कुल का हो। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए, तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है अपने ग्रंथ में कि राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि हो, मतलब ज्ञानवान भी हो, और देवी शक्ति हो उसके अंदर, वह शक्तिशाली भी हो, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से वह काफी शक्तिशाली हो, धार्मिक हो, सत्यवादी भी हो, न्यायप्रिय हो। ये गुण सभी चंद्रगुप्त में विद्यमान थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कौटिल्य के अनुसार जो अच्छे गुण हैं वो राजा में होने चाहिए। सत्यवादी, न्यायप्रिय, बुद्धिशाली और उसके वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो। तो ये सारे गुण किसके अंदर मौजूद थे? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये विद्यमान थे। मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद की क्या आवश्यकता है? क्योंकि राजा को विभिन्न प्रकार के कार्य को संभालने में दिक्कतें आती हैं और राजा स्वयं सारे कार्यों को नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। अशोक के अभिलेखों में इसे परिषा कहा गया। क्या कहा गया?
परिषा। अशोक के अभिलेखों में मंत्रिपरिषद को परिषा के नाम से जाना जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता था। कितना? 12,000 पाउंड। उस युग में मंत्रिपरिषद के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू न था। मतलब संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत उस समय की मंत्रिपरिषद में लागू न था, जबकि वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि आज की मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होती है। इसके बाद अन्य पदाधिकारी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो अन्य पदाधिकारी कौन कौन से थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वो 18 मंत्री कौन कौन से थे और वो कौन कौन से विभाग को देखते थे। तो मंत्री या पुरोहित, ये पहला मंत्री जिसपे चाणक्य स्वयं आसीन थे। नंबर 2 समहर्ता, जनपद का मुख्य अधिकारी होता था। समहर्ता जनपद का मुख्य अधिकारी। संविधाता राजकोष का मुख्य अधिकारी था। नंबर 3 सेनापति। नंबर 5 युवराज। नंबर 6 प्रदेश न्यायाधीश, इसको फौजदारी मामले देखता था। नायक, सेना का प्रमुख संचालक नायक कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नायक सेना का मुख्य संचालक होता था। व्यवहारिक न्यायाधीश दीवानी। नंबर 9 कार्मांतिक। नंबर 10 मंत्री परिषाध्यक्ष, ये भी मंत्री था। 11 दंडपाल, इसको पुलिस मंत्री भी कहते थे, दंडपाल को पुलिस मंत्री। नंबर 12 अंतपाल, इसको सीमा मंत्री भी कहते थे, अंतपाल को सीमा मंत्री। और नंबर 13 दुर्गपाल, गृह रक्षा मंत्री। दुर्गपाल क्या कहलाता है? गृह रक्षा मंत्री। 14वां नागरक। नंबर 15 प्रशासका, 15 है प्रशासका। 16 है द्वारिक, राजद्वार का प्रधान रक्षक। राजद्वार का प्रधान रक्षक होता था। नंबर 17 है आंत्रवर्षिक, अंगरक्षकों का प्रधान। आंत्रवर्षिक अंगरक्षकों का प्रधान था। और नंबर 18 आठविक, जंगल विभाग का अध्यक्ष। आठवें कौन होता था? जंगल विभाग का अध्यक्ष। प्रांतीय शासन, अब प्रांतों के शासन के बारे में देखेंगे। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। ऐसा है ना कि केंद्रीय शासन और प्रांतों और ग्राम का शासन, तो इनको संचालित करने के लिए स्थानीय और अलग अलग शक्तियों का विभाजन होना आवश्यक है, तभी शासन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाती है। अब यहाँ 18 अन्य मंत्री देखें तो इन्होंने अपना अलग अलग विभाग संभाल रखा था। अब प्रांतीय शासन में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत रहे होंगे इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, मतलब कितने प्रांत रहेंगे इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। 3 प्रांतों का उल्लेख प्राप्त होता है कुछ ग्रंथों में। प्रांत का प्रमुख अधिकारी कुमार महामात्र कहलाता था। प्रांत का प्रमुख अधिकारी कुमार महामात्र कहलाता था। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? समाहर्ता। नगरों का प्रबंध बड़े बड़े नगरों के लिए नगराध्यक्ष अथवा नागरिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जैसे आजकल हम बड़े नगर देखते हैं, उसी प्रकार से पहले भी जो नगर होते थे बड़े बड़े, उनके लिए क्या नगराध्यक्ष अथवा नागरिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नगर का शासन 30 सदस्यों के नगर मंडल द्वारा होता था। नगर का शासन 30 सदस्यों के नगर मंडल द्वारा होता था। ये सदस्य भी पृथक 6 समितियों में विभक्त थे। कितनी समितियों में? 6 समितियों में विभक्त थे। समितियों के कार्य जो थे, तो 6 समितियां थी, उनके अलग अलग कार्य थे। जैसे पहली समिति का काम था उद्योग धंधों को देखना। पहली समिति का काम क्या था? उद्योग धंधों को देखना। नंबर 2 विदेशियों की देखभाल करना दूसरी समिति का काम था।
तीसरी समिति थी वो नगर की जनगणना का कार्य देखती थी। तीसरी समिति नगर जनगणना का कार्य, और चौथी समिति थी वाणिज्य व्यवस्था का कार्य देखती थी, और इसका पांचवी समिति थी नई पुरानी वस्तुओं के मिलावट को देखना, पांचवी समिति का कार्य था। और छठी जो समिति थी विक्रय कर वसूल करना, जो वस्तु बेची जाती थी उनके ऊपर जो कर लगता था उसको वसूल करना, ये छठी समिति का काम था। इसके बाद न्याय व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? जैसा कि देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं न्यायप्रिय शासक था और उसने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को बहुत ही अच्छी ढंग से स्थापित किया, और अपराध के हिसाब से ही दंड दिए जाते थे और कठोर दंड की व्यवस्था थी। तो न्याय व्यवस्था में न्याय व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम न्याय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। अब शासन की इकाई सबसे जो छोटी होती है वो ग्राम है, तो ग्राम न्याय व्यवस्था की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। इसके ऊपर संग्रहण द्रोणमुख जनपद बड़े न्यायालय होते थे। ग्राम के ऊपर कौन थे? संग्रहण द्रोणमुख बड़े न्यायालय थे। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं राजा होता था। तो जैसे भी कभी कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती थी तो सीधे राजा के दरबार में भी कोई न्याय प्राप्त कर सकता था, और उसको ऐसा लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो राजा ज़्यादा समय न लगाते हुए तुरंत उसका न्याय कर देता था अपने विवेकानुसार। और उसकी परामर्श के लिए विद्वान भी वहाँ विराजमान रहते थे। तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। नगर के न्यायाधीशों के लिए व्यावहारिक महामात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? व्यावहारिक महामात्र शब्द का प्रयोग किया गया न्यायाधीशों के लिए। गुप्तचर व्यवस्था, तो गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी। अब गुप्तचर व्यवस्था का क्या उपयोग होता है? जो गुप्तचर व्यवस्था जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी उपयोगी से मानी जाती है। अगर पड़ोसी राज्य की गतिविधियों का पता नहीं रहता है और वह राज्य उदासीन रहता है तो कभी भी अचानक शत्रु उस पर हमला कर सकता है और उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसीलिए पहले भी एक राज्य दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को मजबूती से स्थापित करते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसा ही किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी। गुप्तचरों की दो श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? दो। नंबर एक, संस्था जो स्थायी रूप से एक जगह पर रहकर काम करती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो संस्था गुप्तचर जो थी विभाग, वो एक स्थान पर रहकर अपना काम करती थी। नंबर दो, संचारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। संचारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। नेक्स्ट, राज्य की आय के साधन। अब राज्य की आय के साधन, अब उस समय उद्योग धंधे इतने तो डेवलप नहीं थे, तो राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या रहा होगा? राज्य की अधिकांश आय भूमि कर से प्राप्त होती थी। किससे? भूमि कर से। भूमि दो श्रेणियों में विभाजित थी। वह नंबर एक, वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में थी, इससे राज्य को जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। जो भूमि सीधे राज्य के अधिकार में थी, इस राज्य को जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहते थे। और दूसरी वह भूमि होती थी जो किसान के अधीन थी, मतलब एक तो राज्य के अधीन और दूसरी किसान के अधीन। तो राज्य के अधीन वाली जो आय प्राप्त होती उसे सीता कह रहे, और दूसरी वह भूमि जो किसान के अधीन थी उससे मिलने वाले आय को भाग, क्या कहते थे? भाग। उसको सीता, इसको भाग। जो किसान के अधीन जो भूमि है उससे आय होती थी उसको भाग कहते थे। और आयात निर्यात कर से भी राज्य को आय होती थी। जैसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और बाहर से सामान मंगाया जा रहा है, उपयोगी वस्तुएं, तो उन पे भी एक तरह से कर वसूली होती थी, जिसको
जिससे राज्य को आय होती थी। सैनिक शासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के बल पर किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के बल पर ही करते थे पहले, क्योंकि राजा अपनी सेना से दूसरे राज्य को पराजित करना, जो वर्तमान में भी हमें कुछ देखने को मिलता है ऐसी घटनाएं। तो सैनिक का महत्व तब भी था, आज भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के बल पे किया। उसके सैनिक संगठन 3 अंग थे। उसके सैनिक संगठन के कितने अंग थे? 3। नंबर 1 दुर्ग। दुर्ग मतलब इस प्रकार का दुर्ग हो जिससे कि शत्रु आक्रमणकारी जो है आसानी से हमला न कर पाए। तो पहले बड़े बड़े दुर्ग और उनके चारों तरफ खाइयां बनाई जाती थी, जिससे कि और उनमें पानी भरा रहता था, जिससे कि शत्रु पहले आए तो पहले तो उस खाई को ही नहीं पार कर पाए, दूसरा उस दुर्ग पर चढ़ ही नहीं पाए और इतने समय में राजा को समझने का मौका प्राप्त हो जाता था। तो दुर्ग शस्त्रागार मतलब शस्त्र इतनी मात्रा में हो कि जो सैनिकों को अपने युद्ध करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, क्योंकि पहले युद्ध तलवारों से लड़े जाते थे। तो ये तलवार और ढाल और अन्य जो सामान होते थे जैसे सिर पर टोपी, तो इस प्रकार की चीज़ों का बहुतायत में निर्माण किया जाता था और उनको एक तरह से संग्रहित किया जाता था कि ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की कमी ना आए। सेना और तीसरी जो थी सेना, तो सेना में सैनिकों की भर्ती भी सेना अध्यक्ष देखता था कि किस प्रकार के योग्य सैनिकों को राज्य की सेना में भर्ती करना है, उन्हें किस प्रकार कला कौशल सिखाना है। और घोड़सवार सेना, पदाती सेना और रथारोही सेना, तो अलग अलग प्रकार की सेनाओं को मतलब दीक्षित करने का काम सेना अध्यक्ष ही देखता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य संगठन के 3 अंग थे: दुर्ग, शस्त्रागार, सेना। चंद्रगुप्त की सेना 6,90,000 थी और सेना को कितनी सेना थी? 6,90,000। और सेना को नियमित वेतन दिया जाता था। नियमित मतलब रेगुलर उनको वेतन दिया जाता, जिससे कि सेना में किसी प्रकार का असंतोष न रहे और सेना अपने पूरे मनोयोग से युद्ध का कार्य करे और राजा के लिए विजय प्राप्त करे। इसके बाद जनहित के कार्य। अब यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी कार्य किए। प्रजा की भलाई के लिए उसने अब काफ़ी मात्रा में धन भी खर्च किया और उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में हम देखते हैं जैसे उसने बहुत सारे कुएं बनवाए जिससे कि पेयजल की समस्या ना रहे, तालाब बनवाए, झीलें बनवाई और उसने नदियाँ भी काफ़ी नदियाँ भी बनवाई, छोटी नदियाँ, जिससे कि सिंचाई व्यवस्था में किसी प्रकार के किसानों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। अनाथालय भी बनवाए उसने। अनाथालयों का उद्देश्य ये था कि जो यतीम मतलब जो बेघर या जिनका परिवार नहीं था तो उनको वहाँ रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। जो गरीब मजदूर किसान जो भी होते थे वो अपना चिकित्सा मतलब करवा सकते थे और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते थे। इसके अतिरिक्त तो उसने सड़कें भी बनवाई जिससे कि आवागमन में सुविधा बनी रहे और उसने सरायों का भी निर्माण करवाया जहाँ लोग ग्रीष्म काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो उन्हें गर्मी से बच सकें और विश्राम भी कर सकें। और इसके अतिरिक्त उसने समय में दान कार्य भी करते रहे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जाना। मौर्यों का राज्य शासन, मौर्यों का पतन के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध देखा। इसके बाद हम मौर्य वंश के अन्य राजा का शासन भी देखेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध में हमने उनका केंद्रीय शासन, जिसके अंतर्गत राजा, मंत्रिपरिषद और मंत्रीगण। इसके बाद अन्य पदाधिकारी को बारे में जाना।
सामरिक शासन को देखा हमने, नगरों का प्रबंध किस प्रकार का था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था को देखा, राज्य की आय के साधन के बारे में हमने समझा, सैनिक शासन कैसा, सैन्य व्यवस्था उसकी चंद्र मौर्य कैसी थी और उन्होंने कौन कौन से जनहित कार्य किए, इसके बारे में जाना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के अन्य राजा के शासन के बारे में और उसके बाद मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में समझेंगे। ओके।